डियर लर्नर्स, आज के लेक्चर में हम लोग एक नए चैप्टर रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रिजिड बॉडी क्या होता है। ऐसा कोई भी बॉडी जो एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन से उसके शेप या साइज में कोई भी चेंजेस ना हो। और हम जानते हैं कि जो भी बॉडीज होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, वो पार्टिकल से बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। अगर उन पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट रह रहा है, दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा है, तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, ए बॉडी विच कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड एंड वेयर सेपरेशन बिटवीन ऑल द पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। मतलब कि ऐसा बॉडी जिसको हम लोग डिफॉर्म नहीं कर सकते हैं और उस बॉडी में जो पार्टिकल्स होगा उसके बीच के सेपरेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। अब हम समझते हैं रोटेशनल मोशन क्या होता है। यदि कोई बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो ऐसे मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन बोलते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक बॉडी गिवन है जिसका कि ये क्या सेंटर, ठीक है, और सेंटर में क्या है इसका एक्सिस। ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो इसका पार्टिकल्स होगा, इस बॉडी का जो पार्टिकल्स होगा वो क्या करेगा? वो भी सर्कल फॉर्म करेगा, ठीक है। जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे? कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करेंगे। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है ऐसा सर्कल जिसका कि सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस डिफरेंट हो। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ पे तीन पार्टिकल गिवन है इस बॉडी में, ए, बी और सी। जो पार्टिकल ए है वो एक्सिस के क्लोज है, एक्सिस के पास है, तो जो सेंटर ए के द्वारा बनाया जाएगा, जो सर्कल ए के द्वारा बनाया जाएगा, वो सर्कल का क्या होगा? रेडियस लेस होगा। लेकिन जब हम बी से जाए, बी का जो सेपरेशन है सेंटर से वो क्या है? ए के कंपेरिजन में ज्यादा है। तो जो बी के द्वारा जो सर्कुलर पाथ बनाया जाएगा उसका रेडियस सेंटर और ए यानी कि पहले वाले सर्कल के रेडियस से ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, अलग अलग पार्टिकल्स का स्पीड यानी कि v क्या होगा? डिफरेंट होगा। लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल का सेम होगा। आगे इस चैप्टर में हम लोग एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो उस टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे कि मतलब कैसे एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है और जो स्पीड होता है वो हर पार्टिकल का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ रोटेशन मोशन की हम बात करें तो जैसे हमारा व्हीकल्स होता है, कार, बाइक, साइकिल, कुछ भी, उनमें व्हील्स होते हैं। व्हील्स क्या करता है? उसके सेंटर पे एक एक्सिस होता है, एक्सल होता है। उस एक्सल एक्सल के अराउंड क्या करता है? वो रोटेट करता है। तो जो मोशन ऑफ व्हील है वो क्या है? रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब हम अर्थ की बात करें, हमारे प्लेनेट अर्थ की, तो हम जानते हैं कि अर्थ क्या करता है? एक तो उसका रिवोल्यूशन होता है अराउंड द सन, और दूसरा वो अपने एक्सिस पे, धरती अपने एक्सिस पे भी, पृथ्वी अपने एक्सिस पे क्या करती है? रोटेट करती है। तो वो भी क्या है? रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन क्या होता है। ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन दोनों सेम है। अगर कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग क्या करे? मोशन करे। जैसे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि बॉडी का ये क्या था? इनिशियल पोजीशन था। जो पहला लेफ्ट साइड में बॉडी गिवन है वो उसका इनिशियल पोजीशन है और राइट साइड में उसका फाइनल पोजीशन है। मतलब कि बॉडी क्या की? सपोज करते हैं पोजीशन ए से पोजीशन बी पे मूव की। तो इस दौरान जो इसका मूवमेंट हुआ है या इसका मोशन हुआ है वो क्या हुआ है? एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन मोशन या फिर लीनियर मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन या लीनियर मोशन का डेफिनेशन क्या हो सकता है? द मोशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन। यदि कोई बॉडी क्या करे? एक स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग मूव करे या मोशन करे तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन के एग्जांपल की बात करें तो मोशन ऑफ अ कार ऑन द रोड,
यदि कोई कार एक रोड पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, वो अलोंग द रोड होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ में होगा। तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन या फिर लीनियर मोशन। अब रोटेशनल मोशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं, जिससे हम लोग जो कि रोटेशनल मोशन के क्या होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनसे रोटेशनल मोशन डिफाइन होता है। तो यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो अगर लीनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन रोटेशनल मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट थीटा के टर्म में होता है। अगर हम यह डायग्राम में देखें तो एक सर्कुलर पाथ गिवन है। सर्कुलर पाथ में ओ क्या है, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर है, और ए एक बॉडी का क्या है, इनिशियल पोजीशन है। बॉडी ए क्या, इनिशियल पोजीशन ए से सपोज करें कि पोजीशन बी तक क्या हुआ, उसका मोशन हुआ। तो ओ ए को हम लोगों ने क्या मान लिया, रेफरेंस, और ओ ए के रिस्पेक्ट में बॉडी का जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम लोग क्या कर, थीटा सपोज किए। तो जो इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी का सर्कुलर पाथ में, बॉडी क्या हुआ, ओ ए से ओ बी की तरफ मूव किया। तो जो इंक्लिनेशन होगा ओ ए और ओ बी के बीच में, वही क्या होगा, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यदि हम सर्कल की बात करें तो सर्कल का प्रॉपर्टी होता है कि दो रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो उन दोनों रेडियस के बीच में जो सर्कुलर आर्क होता है उसके लेंथ और जो रेडियस होता है उसके डिवीजन के इक्वल होता है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू आर, एल बाय आर होता है। थीटा का वैल्यू क्या होता है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। यहां से हम लोग थीटा को फाइंड कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां हम लोग देख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर से हम लोग एल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एल यानी कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, और लेंथ ऑफ आर्क ही क्या है, हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। जैसे हम लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी को v या फिर u से डिनोट करते हैं, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा या ओमेगा नोट से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कि the angle described by a rotation the angle described by a rotating body per unit time is called angular velocity। मीन्स कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो पर यूनिट टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशन की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है, एंगल डिस्क्राइब्ड इन रेडियंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यानी कि एंगल जो होगा उसको क्या किससे डिनोट करेंगे, थीटा से, और टाइम टेकन को टी से। जो प्लेन एंगल होता है हम लोग जानते हैं उसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन, और जो टाइम होता है उसको हम लोग सेकंड से डिनोट करते हैं। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा वो क्या हो जाएगा, थीटा बाई टी रेडियन पर सेकेंड। और यहाँ इसकी हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन में एमएलटी के फॉर्म में हम लोग डायमेंशन को शो करते हैं। तो ओमेगा है रेडियन पर सेकेंड, यानी कि एमएलटी के फॉर्म में यदि हम इसके डायमेंशन को शो करें तो क्या हो जाएगा, m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0 और t टू दी पावर -1। अब एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से शो करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बाई टी। ओमेगा अपॉन टी क्या हो जाएगा, अल्फा। यानी कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई टी इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा थीटा बाई टी के इक्वल होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई टी स्क्वायर हो गया। यानी कि इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0 और t टू दी पावर -2। ये हम लोग देख सकते हैं डायमेंशन m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0 और t टू दी पावर -2। अब यदि हम अल्फा को डिराइव करना चाहें
तो क्या सपोज करेंगे कि एक फोर्स क्या कर रहा है, रोटेटिंग बॉडी पे एक्ट कर रहा है, जो कि उसके एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक चेंज कर दे रहा है, और उसको चेंज करने में टाइम कितना लग रहा है, t सेकेंड्स। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय टी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और अल्फा का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के टर्म्स में यदि हम एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करें, तो जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपने सर्कुलर पाथ पे कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, तो उस कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो थीटा कवर्ड होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। और जो टाइम होगा, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड के इक्वल, क्योंकि वो टाइम क्या है, पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन को होने में जो टाइम लग रहा है वो है टी, इसलिए टी क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा 2π/t। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2π/t, जहां पे 2π क्या है, कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल डिस्क्राइब किया गया है, और t क्या है, टाइम पीरियड, यानी कि टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया 2π/t। अब देखिए, यदि हम एंगुलर वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में शो करना चाहें, तो हम लोगों को पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, साइकिल पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितने बार रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, यानी कि एक सेकंड में कितना कंप्लीट रिवॉल्यूशन कवर हो रहा है। तो जो 1/t हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के इक्वल। यदि t मेरा टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/t। तो नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड इन t सेकेंड हो गया 1, क्योंकि टाइम पीरियड कैपिटल T है, तो एक रोटेशन को होने में t सेकेंड्स लग गया। तो नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना रोटेशन हो जाएगा, 1/t। और रोटेशन इन 1 सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 1/t। फ्रीक्वेंसी को हम लोग n से शो करते हैं या फिर न्यू से शो करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको यदि हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में शो करना चाहें, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है 2π/t, और हम जानते हैं कि 1/t किसके इक्वल हो गया, फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πn या फिर 2π न्यू। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। अब हम एंगुलर वेलोसिटी को आरपीएम यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि कोई एक बॉडी है जो कि क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और रिवॉल्यूशन पर मिनट क्या है, n है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा रिवॉल्यूशन पर मिनट बाय 60, यानी कि एक सेकंड में होने वाले रिवॉल्यूशन की हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग जानते हैं कि ओमेगा होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की जगह हम लोग आरपीएम बाय 60 कर देंगे, तो ओमेगा को हम लोग किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी या फिर आरपीएम, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट के फॉर्म में। तो जहां ओमेगा इज इक्वल 2πn में n के जगह n/60 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहां n क्या है, कैपिटल N क्या है, आरपीएम, और स्मॉल n क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो जो ओमेगा हो जाएगा वो 2π इंटू आरपीएम बाय 60 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या होगा, जो लीनियर वेलोसिटी है v हो जाएगा, v इज इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा। यदि हम लोग लीनियर वेलोसिटी को फाइंड करना चाहें तो एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस जो होगा वही हमारा लीनियर वेलोसिटी के इक्वल होगा। अब रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन क्या है कि लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू r इंटू अल्फा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन को उस सर्कुलर पाथ के रेडियस r से मल्टीप्लाई कर दे, तो जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन। तो इन रिलेशंस को हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा। अब हम कंपेयर करते हैं कि लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के इक्वेशंस को। लीनियर मोशन में हमारे पास 4 इक्वेशंस होते हैं, जिसमें कि पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो u प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम के इक्वल होता है,
वही हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, जहां पे ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और टी क्या है, टाइम। तो जो ओमेगा होगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगा वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम के इक्वल होगा। यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें तो सब कुछ सेम ही है, बस डिफरेंस किस चीज का है, थीटा का और एंगल का। लीनियर में एंगल नहीं होता और सर्कुलर में एंगल होता है, डिस्प्लेसमेंट एंगल के टर्म में होता है। और यदि हम लीनियर में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहें तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर के इक्वल होगा। वहीं हम डिस्प्लेसमेंट यानी कि सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहें तो कैसे होगा, वहां डिस्प्लेसमेंट एस के टर्म में नहीं थीटा के टर्म में होगा। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यदि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और लीनियर मोशन का जो थर्ड इक्वेशन होता है वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यदि हम इसको सर्कुलर मोशन के एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ठीक है। और एस एन मतलब nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। यदि इसको हम nth सेकेंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको फाइंड करना चाहे तो क्या हो जाएगा, u के जगह ओमेगा नोट, a के जगह अल्फा, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो nth सेकेंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो फाइंड हो जाएगा। तो थीटा nth इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा बाई टू 2n माइनस 1 के इक्वल होगा। आई होप कि यहां तक आप लोगों को सारा टॉपिक या सारा पॉइंट्स क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। अगर कोई बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना चाहे, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहे, और यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करना चाहे, तो इसी स्टेट को बोलते हैं इनर्शिया। मतलब कि बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहता है, उसको बोलते हैं इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, यदि कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उसको सेम स्टेट में रोटेट करने का जो उसका टेंडेंसी होता है उसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि व्हेन अ बॉडी freely rotating about an axis, it has a tendency to keep itself in the same state of motion. The inertness of the rotating body to oppose changes produced by external agencies or forces in its state of rotatory motion is called rotational inertia or moment of inertia। ये डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं इसका, about the given axis of rotation। अब यदि हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें लीनियर मोशन के कंटेक्स्ट में, तो जो लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड करते थे वो क्या होता था, हाफ mv स्क्वायर। वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी था वो सिर्फ बॉडी के मास पे और उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करता था। लेकिन जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो मास पे तो डिपेंड करता ही है, एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही है, लेकिन उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर भी डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर उस पर भी डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। अब यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहें तो कैसे होगा। सपोज कि ये क्या है, एक्स वाई एक एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो हम मानते हैं कि ये क्या है, बॉडी है, बॉडी में कुछ मासेस है। मान लीजिए कि इस एक्सिस से r1 डिस्टेंस पे एक मास m1 होगा, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 पे एक मास m2 होगा, और इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3 पे एक मास m3 होगा। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1 मास वाले पार्टिकल का इस xy एक्सिस के अराउंड,
वो हो जाएगा m1r1 स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा m1r1 स्क्वायर। और वहीं m2 की बात करें, मास m2 की, तो m2 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक्स वाई एक्सिस के अबाउट, वो हो जाएगा m2r2 स्क्वायर। और किसी भी पार्टिकल nth पार्टिकल की बात करें तो क्या हो जाएगा mn/rn स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि कैपिटल आई इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n mi स्क्वायर, सॉरी mi/ri स्क्वायर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n mi/ri स्क्वायर, जहां पे mi/ri स्क्वायर क्या है, ith पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हम i इज इक्वल टू 1 से n तक, यानी कि फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल से लेकर के nth पार्टिकल तक सभी पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सम कर देंगे तो जो पूरे होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रोटेटरी मोशन में, वो उसका सेम सिग्निफिकेंस होता है मास का, जो सिग्निफिकेंस मास का होता है लीनियर मोशन में। अगर लीनियर मोशन में जो सिग्निफिकेंस मास का होता है वही सिग्निफिकेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है रोटेशनल मोशन में। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसको कि कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ जायरेशन उस रिजिड बॉडी के उस पॉइंट से जहां पे कि उस पूरे बॉडी का मास क्या किया गया, कंसंट्रेटेड सपोज किया गया है, उस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन at which whole mass of the body is supposed to be concentrated so that moment of inertia about the axis remains the same। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि जो उस बॉडी का मास था उसको क्या मानते हैं हम लोग, कैपिटल एम, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बॉडी का उसको हम लोग सपोज कि वो आई है। ठीक है, तो अब रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में यदि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखना चाहें तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आई हम लोग जानते हैं कि आई किसके इक्वल होता है, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, मतलब कि उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उनके सम के इक्वल होता है। तो आई क्या हो गया, m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर अप टू mn/rn स्क्वायर। सपोज कि मास क्या है, सारे पार्टिकल्स का मास m है, सारे पार्टिकल्स के पास सेम मास है स्मॉल m, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m हम लोग कॉमन ले लेंगे, स्मॉल m कॉमन लेने से क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर तक सम कर लेंगे तो उन सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हर पार्टिकल का मास यदि स्मॉल m है तो उसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हम लोग का फाइंड हो जाएगा, कैपिटल M, जो कि उस पूरे बॉडी के मास के इक्वल होगा। और यहाँ क्या है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, क्योंकि m से हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ताकि जो n का इफेक्ट है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। अब m के स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल था, m के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, m r1 प्लस r2 प्लस rn स्क्वायर बाय n। तो k स्क्वायर जो होगा, k स्क्वायर हो जाएगा, m कैंसिल हो गया यहाँ, तो क्या आ जाएगा, k स्क्वायर होगा उन पार्टिकल्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगा उनका स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां से यदि हम k का वैल्यू फाइंड करें, रेडियस ऑफ जायरेशन का वैल्यू फाइंड करें तो k इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू समेशन अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। यानी कि k क्या है, k RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है पार्टिकल्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का। ठीक है, यहां हम देख सकते हैं, यहाँ क्या है, RMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। तो हर पार्टिकल का एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर। और यदि हम
टोटल पार्टिकल n है और इसको n से डिवाइड कर दें तो इसका क्या आ जाएगा, मीन। और इन सभी का क्या है, रूट। तो k क्या है, पार्टिकल्स का एक्सिस से, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे जो डिस्टेंस है उसका क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, अगर हम रेडियस ऑफ जायरेशन की ऐसा यूनिट की बात करें तो r1 स्क्वायर, n क्या है, यहाँ मेरा यूनिटलेस है, इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होगा, और r1 r2 मतलब जितना भी डिस्टेंसेस है उनका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या होगा, मीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन का यूनिट होता है मीटर। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि रिजिड बॉडी क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है। रोटेशनल मोशन में जो भी पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उनका जो हम लोगों ने कंपैरिजन किया लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन का, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और हम लोगों ने अभी देखा कि रेडियस ऑफ जायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उन सभी को हम लोगों ने फाइंड किया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक सारा कुछ समझ चुके होंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इन सभी चीज़ों से। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इन वीडियोज़ को देखकर अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच।